नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ऐसे शख्स से जिन्होंने एक ऐसे जीवन को जिया है जिसका अन्य लोग अनुसरण करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में, वुमेन्स एम्पावरमेंट के क्षेत्र में और तो और उन्होंने जीआई टैगिंग के बारे में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रजनीकांत की और हम आज उन्हीं से मिलते हैं, जानते हैं उनके विचारों को। तो डॉक्टर रजनीकांत सर, आपका ढेर सारा स्वागत है द सुधांशु शो में। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार सर। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा। सरयू नदी के पावन तट पे जी गोरखपुर जनपद में मढ़लगंज एक स्थान है। जी 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 और भगवान राम का वनगमन उस मार्ग से हुआ है। जी तो वहाँ पे खौहाई बाबा की कुटिया भी स्थान है सरयू नदी के किनारे। जी जी भगवान की चरण पादुका वहाँ पे है, इसलिए लोग चरण पादुका उस जगह को कहते हैं। जी जी उसी मढ़लगंज की पवित्र भूमि पे पिताजी हमारे शिक्षक के रूप में गए वहाँ पे, और बाद में लंबे समय तक उन्होंने प्राचार्य के रूप में सेवा दिया, लगभग 27 वर्षों तक एज ए प्रिंसिपल। तो हम भी बचपन में चूंकि जब वो गए तो उसके बाद में फिर जब हमारा जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर हम वहाँ पे चले गए। मूलतः हम रहने वाले तो मिर्जापुर के हैं, जी जी चुनार के पास के, जलालपुर माफी गांव हमारा है। अच्छा। लेकिन हम चले गए वहाँ पे, और वहाँ जाने के बाद फिर प्राथमिक शिक्षा हमारी वहीं पे, जो नर्सरी स्कूल था वहीं से शुरू हुई। कक्षा 5 के बाद फिर 6 में नेशनल इंटर कॉलेज में दाखिला हुआ। 6 से लेके 12 तक की शिक्षा हमने वहाँ ग्रहण किया, और फिर वहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो कॉलेज था, जिस कॉलेज में पिताजी प्राचार्य थे, तो वहाँ पे, और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हमने नेशनल पीजी कॉलेज बड़ौदा से एग्रीकल्चर में हमने ग्रेजुएशन किया वहाँ पे। उसके बाद हायर एजुकेशन, वहाँ के बाद फिर हम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर चले गए। कृषि यूनिवर्सिटी, जिसको किसी ज़माने में पत्थर कॉलेज के नाम से मशहूर रहा है। जी जी और एग्रीकल्चर का बहुत पुराना कॉलेज रहा, बाद में वो यूनिवर्सिटी बनी। तो वहाँ सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हमें मास्टर डिग्री जी जी हासिल करने का गौरव मिला, और सर्वोच्च नंबरों से जी जी 4 आउट ऑफ 4 OGPA जी ग्रेड था हमारा। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे हमने उसको पूरा किया। एक नया अनुभव, एक नई चीज़, और जैसा नाम था कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, तो हमारे जैसे लोगों से बहुत प्रभावित भी रहे अपने निजी जीवन में भी। आज भी वो हम लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत है। जी जी वहाँ के बाद फिर हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले आए, महामना की छत्रछाया में, जी और यहाँ फिर हमने डॉक्टरेट किया जी सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में ही, और गंगा वाटर पोल्यूशन में हमने वही काम किया। और 5 वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा वाटर पोल्यूशन में ही रिसर्च एसोसिएट के रूप में जी सेवा दिए, और उसके बाद फिर समाज सेवा के क्षेत्र में चले गए। तो डॉक्टर रजनीकांत जी, मैं ये जानना चाह रहा था और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं कि आप क्या, मतलब आप इतने हायर क्वालिफिकेशन आपने की, रिसर्च किया बीचू जैसे संस्थान से, और इजीली हम समझते हैं कि इतना बढ़िया पढ़ाई करने के बाद फिर तो आपको बड़ी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं आपको तुरंत ऑप्ट किया जा सकता था। तो भी आप कैसे समाज सेवा के क्षेत्र में आए? क्या कहीं से इंस्पिरेशन मिली या फिर कुछ आपने ऐसे देखा? देखिए, इंस्पिरेशन हम आपको बताएं जो है कि जीवन में जो मनुष्य का प्रारब्ध है जी, वो तय है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर सबको किसी न किसी काम के लिए भेजा है, तो उसका प्रारब्ध उसको लेकर के जाता है। हमने अपने बचपन से अपने पिताजी के व्यक्तित्व को देखा था कि जिनके अंदर में लोभ लालसा जैसी कोई चीज़ नहीं। उस कॉलेज में वो, जहाँ पे वो प्राचार्य हुए, बाद में प्रिंसिपल हुए, बाद में जाकर वहाँ पे वो अध्यापक रहे, फिर प्रिंसिपल हुए, और रिटायरमेंट के बाद में वहाँ पे सब कुछ छोड़ करके और काशी चले आए। हमने दूसरी तरफ माता जी की अपनी सादगी को देखा था, जो घर के अंदर में रहती थी, पूर्ण रूप से हाउसवाइफ, और पिताजी के ऊपर कॉलेज की बड़ी जिम्मेदारी थी, चूँकि एग्रीकल्चर, साइंस, आर्ट सारी फैकल्टीज़ थी वहाँ पे। तो कैसे हमने अपनी माँ की सरलता को हमने देखा कि जिनके अंदर में किसी तरह का भ्रमण से लेकर के किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं रहती थी, और उनको सिर्फ ये रहता था कि तो पिताजी अपने
जिस कर्म में है, जिस कार्य में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, वहाँ कोई बाधा उत्पन्न न हो परिवार से। दूसरे हमारे जो भाई बहन हैं, 3 भाई 3 बहन हम लोग रहे, और वो शिक्षित हो, अच्छे से विचार करें, अच्छे से आचरण करें। और इसके अलावा कॉलेज में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी, वो तो सबको अपना परिवार और बच्चा मानते थे कि त्यौहार के समय में अगर कुछ बच्चे अपने घर नहीं जा पाते थे तो उनको शायद दशहरे में, दिवाली में, होली के समय में घर में बुला करके खाना खिलाती थी, जानकारी कराती थी कि कौन सा बच्चा नहीं गया अपने घर, जो है वो त्यौहार में अगर यहाँ पे है तो आवे। तो हमने वो सादगी उनकी देखी थी। तो एक तो प्रेरणा का वो स्रोत रहा हमारे लिए। दूसरा, हमने कहा ना प्रारब्ध तय है। अब आखिरी में तो महामना के विश्वविद्यालय में चले आए, तो महामना के जो कार्य रहे, उनकी जो प्रेरणा रही, उसको हमारे परिवार के साथ में बड़ा जुड़ाव रहा महामना का भी। जो हमारा परिवार है, जिसको बोलते हैं हमारा गांव, और हमारे बड़े पिताजी, वो महामना को गीता सुनाते थे। हमारा जो पूरा परिवार है वो शुरू से ही वो शिक्षा के क्षेत्र में है, तो वो मालवीय भवन में बैठ करके उनको गीता सुनाते थे। अब हम उसी खानदान से हैं, उसी परिवार से हैं, तो वो लगा कि कुछ ऐसा आदमी लगाव है महामना के साथ में। जब हम विश्वविद्यालय में रिसर्च के क्षेत्र में काम करना शुरू किए, तो गांव में जाना होता था, वाटर पोल्यूशन में काम कर रहे थे, गंगा वाटर पोल्यूशन में काम कर रहे थे। गांव में जाना, किसानों को बताना कि वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नुकसान हो रहा है, रॉ सीवेज है या ट्रीटेड सीवेज है, इससे बर्बादी हो रही है, अच्छी चीज़ है। तो उसी समय वैज्ञानिक के रूप में तो बड़ा ज्ञान है, लोगों को लगता है कि सब वैज्ञानिक है, बड़ा ज्ञानी है, सारी चीज़ है, लेकिन हमें लगता है कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही आप। समाज से बड़ा ज्ञान कहीं है नहीं, और जो समाज जीवन में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं जो सिखा सकता है, जो जिस विधा में है। बुनकर है तो अपने माहिर है, शिल्पी है तो उसमें माहिर है, किसान है तो उसमें माहिर है, पान की खेती करने वाला तो उसमें माहिर है, वो मास्टर है, उसी प्रोफेसर है, उसी साइंटिस्ट है। अब इसी तरह की एक घटना हमारे साथ में भी हुई। जी जी जरूर। और वाटर पोल्यूशन का होता था तो हम लोग बताते थे कि साहब ये पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है। दीनापुर गांव है, चिरी गांव विकास खंड के अंदर में एक वाटर पोल्यूशन का वो सेंटर हमारा भी था। वहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट का प्लांट लगा था, जहाँ रॉ सीवेज जाते थे, नहर से पानी फिल्टर होने के बाद में फिर से गंगा जी में ही जाके गिर जाता था। और हमें लगता है कि सर आज भी वो स्थिति है। जी जी। तो उस समय हम सीवेज वाटर को कलेक्शन करने के लिए जाते थे और किसानों का अवेयर करने जाते थे कि आप रॉ सीवेज से सिंचाई मत करो, क्योंकि किसान ही कहते थे हमारे खेत में मोटी परत जम जा रही है इकाई की, अनाज नहीं हो रहा है, बड़ी पैदावार तो हो रही है लेकिन वो गिर जा रहा है। और फॉर्चुनेटली हमारी डॉक्टरेट उसी के ऊपर में थी जी। वीट और पैडी, जो गेहूँ और धान की खेती है, कि सीवेज ट्रीटमेंट से का जो पानी होगा रॉ सीवेज से, और जो वाटर का कम्बिनेशन है, जो ज़मीन से वाटर निकलता है, और अगर हम फर्टिलाइजर मिला के सप्लाई करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वहाँ पे एक महिला ने एक दिन हमसे कहा कि भोजपुरी में उसने कहा, जी जी जरूर, जो यहाँ की भाषा है, कि प्रदूषण के बात तो करे लोगों बतावे लगे कि गंगा जी प्रदूषण होता, सब जगह होता। हम यही गांव के एक महाजन से 200 रुपया कर्जा ले ले है, और 1 साल में 240 रुपया ब्याज होकर दे दिली, सूद होकर, और मूलधन 200 रुपया बाकी है। वो कहला कि मूलधन के जल्दी ना आइए, 20 रुपया हर महीना जो ना तो ब्याज ले आके दे दो खराब। तो उसका आशय कहने का ही था कि उसने 200 रुपया कर लिया था, एक ही साल में 240 रुपया ब्याज दे चुकी थी और 200 रुपया मूलधन बाकी था। उसने कहा कि प्रदूषण है कि नहीं, ये प्रदूषण है कि नहीं है। जी 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 जी। उस दलित महिला का उससे सवाल था, और कि प्रदूषण है कि नहीं, प्रदूषण है कि नहीं है, और हम उसकी बात का उसमें जवाब नहीं दे पाए। और हमने उससे कहा कि बाद में बताएंगे। वो अलग ही तरह का प्रदूषण था। अब मस्तिष्क के अंदर में तो ज्ञान वैज्ञानिक का है, जी जी। एक अहंकार की भावना भी वैज्ञानिक वाली, एक बड़े ज्ञानी है, विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे हैं। जी जी जी।
लेकिन उसकी सवाल का हम जवाब, लेकिन वो दिमाग में वो चीज़ें घूमती रही। और हम लौट करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हमारे कुछ कोई फिजिक्स में था, कोई केमिस्ट्री में था, कोई बॉटनी में थे, हमारे मित्र लोग थे, हम लोगों ने चर्चा करने शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि कई दिन तक उस सवाल को लेकर के हमारे मस्तिष्क में वो चीज़ें चलती रही। लेकिन हमने कहा ना कि पिताजी के सानिध्य में एक लंबा समय हमारा बीता था। 6 भाई, बड़े भाई बहनों में हम सबसे बड़ी संतान थे। तो समाज की स्थिति को हमने देखा था कि वो कैसे प्राचार्य होते हुए भी गांव के अंदर में जाना, लोगों से मिलना, बात करना, उनकी बात को सुनना और उसमें से फिर सोल्यूशन निकालना। प्रश्न के उत्तर बाहर नहीं है, जी जी, प्रश्न भी वही करेंगे, उत्तर भी उन्हीं के बीच में से निकाल के देना है, तभी वो स्वीकार्य होगा। जी जी, हम अपना जो उत्तर देते हैं वो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो एक ऐसे परिवेश में तैयार किया गया है जिसको हम गढ़ते हैं जबरदस्ती। लेकिन समाज के बीच में से अगर कोई उत्तर निकल रहा है वो समाज स्वीकार करता है। हमें कभी कभी लगता है कि शायद हमारे 33-34 वर्ष के समाज जीवन की सफलता के पीछे जो थोड़ा बहुत सफलता मिली है उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। और हम चूंकि रिसर्च करते थे, 15 दिन बाद फिर हम गए वहाँ पे। उस दिन वो महिला नहीं आई थी। हमने पूछा लोगों से, तो चूंकि पुराने लोग थे तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक फला, हमने कहा बुलवाओ उसको। तो बगल में दलित बस्ती तो महिला आई, तो हमने उससे कहा कि उस दिन पूछा तो तूने प्रदूषण है कि नहीं है? ये सामाजिक प्रदूषण है, सोशल पोल्यूशन है ये। जी 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 जी। तो उसने क्या फिर सवाल किया, इससे क्या मुक्त कराई? इससे कौन फ्री कराएगा, कौन मुक्त कराएगा? और हमें लगता है कि शायद जीवन का वो जो कालखंड था, वो जो समय था, वो एक टर्निंग पॉइंट था। और वो जो टर्निंग पॉइंट था, वापस आने के बाद विश्वविद्यालय के अंदर मित्रों से चर्चाएं होने लगी, बात होने लगी, और वही सवाल हम अपने मित्रों से पूछते थे कि इससे कौन मुक्त कराएगा, कौन मुक्त कराएगा। बीच में चूंकि छुट्टी होती थी तो पिताजी के पास जाते थे, चर्चा करना शुरू किए, तो हंसते थे, कहते थे तुम्हारा अपना जीवन है, तुम अपना जिस दिशा में जाना चाहो जाओ, हमारा कोई बंधन नहीं है। और अभी तुमको 4-5 साल तक धन की दिक्कत नहीं होगी, उसके पीछे से उनका ये तक वो भी 5-6 साल तक रिटायर नहीं हो रहे थे। जी जी जी। तो वापस आए हम। उसी समय वहाँ पे उसी एरिया में किसानों का एक आंदोलन शुरू हुआ। उनकी जमीन जा रही थी, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट एक बड़ा अधिग्रहण कर रहा था। जी जी ठीक ठीक। अब चूंकि विश्वविद्यालय में होने के नाते परोक्ष रूप से शामिल हो नहीं सकते थे, जी। लेकिन हमने उस समय किसानों को जो वैज्ञानिक आधार थे, वैज्ञानिक तथ्य थे, उस पर हमने उनको सहयोग करना शुरू किया। लेकिन वो सवाल वही बना हुआ था, कौन मुक्त कराएगा, कौन मुक्त कराएगा। और 1991 में संस्था ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन का गठन हुआ। उसमें हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कुछ साथी शामिल हुए, और 93 आते आते हम पूर्ण रूप से महामना को प्रणाम करके हम समाज सेवा के क्षेत्र में चले आए। और 93 के बाद से फिर वापस मुड़ करके फिर शिक्षा की उस दुनिया को उस रूप में नहीं देखे। जबकि लोग सोचते थे कि जो आपने पहले ही प्रश्न किया कि इतनी शिक्षा थी, हमारी जो डिग्री थी उसकी हमारे खुद के कॉलेज में वैकेंसी थी जहाँ पिताजी प्रिंसिपल थे। तो लोग कहते थे कि वहीं पे जाकर के टीचर होंगे, फिर हम भी प्रिंसिपल होंगे, और ये सारी चीज़ें होती थी। हमारे दोस्त भी कहते थे, वहाँ भी लोग कहते थे कि आप आइए यहीं पे और टीचर हो जाइए, फिर आप प्रिंसिपल होंगे। पिताजी आपके प्रिंसिपल रहे हैं। लेकिन हम आपको आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएं कि जब हम ग्रेजुएशन करके बड़ौलगंज से जा रहे थे तो पिताजी ने एक शब्द हमसे कहा था कि आगे की शिक्षा तुमको लेना है, तुम्हारी अपनी दुनिया है, जैसे करना। जिस कॉलेज में हम हैं उस कॉलेज में हमारी 6 संतान में कोई भी सर्विस नहीं करेगा। बड़ा साफ हासिल था वो उनके जीवन का 37-38 वर्ष का जो बेदाग चरित्र रहा, जी जी, जिसमें 27 साल तो प्रिंसिपल रहे। जी जी।
और 1 इंच जमीन उन्होंने नहीं लिया, मकान बनवाना तो बड़ी दूर की बात है वाह। कि इस कॉलेज में हमारी 6 संतानों में कोई सर्विस नहीं करेगा। वो उसी समय का संकेत हमारे माध्यम से था और हमारे सारे भाई बहनों के लिए भी हो गया। हमारे परिवार का उस कॉलेज में कोई भी सर्विस करने नहीं गया, हमारी 6 भाई बहनों में। और ये उनका आशीर्वाद है, माता जी का आशीर्वाद है, महामना की प्रेरणा, ईश्वर की कृपा है कि विश्वविद्यालय से निकलने के बाद हम निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करते गए। और जो शुरुआत हमने किया, अमूमन एनजीओ को शुरुआत नहीं करते हैं, उसी गांव से, उसी बस्ती से विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का हमने काम शुरू किया। उसी महिला के साथ हमने काम शुरू किया। बचत ऋण का समूह हमने बनवाया कि महाजन के चंगुल से मुक्त कराना है। 3 अभियान था। बच्चों की शिक्षा जी, उस समय तो गरीब लड़कियों को प्राइमरी तक नहीं पहुंच पाती थी, प्राइमरी स्कूल में दूर होते थे। लड़कियों की शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र के माध्यम से, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। जी बिल्कुल। हम ये मानते हैं कि अगर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का भी होगा। वो अगर आर्थिक रूप से सशक्त हो गई तो समाज का सशक्तिकरण वो समाज का भी होगा, राजनीतिक रूप से भी होगा। जी जी बिल्कुल। तो ये वो अभियान हमने शुरू किया, बचत ऋण समूह। उसमें जो शब्द है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, शब्द नहीं था। 1991 में शब्द था ही नहीं, ये तो बाद में ये शब्द आया और नाबार्ड ने ये शब्द दिया, नाबार्ड का दिया हुआ नाम है ये। और हमें गर्व है कि हम नाबार्ड के 22-24 साल पुराने पार्टनर हैं, उनके साथ आज भी काम कर रहे हैं नाबार्ड के साथ में। बचत ऋण समूह शुरू किए। और तीसरा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हम जो कि कृषि के विद्यार्थी थे, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे, एग्रीकल्चर में पोस्ट ग्रेजुएट थे, डॉक्टरेट किए, तो हमें मालूम था कि लाइवलीहुड का सबसे बड़ा सोर्स अगर है भारत जैसे देश में, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। और जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करते हैं तो उसमें चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, वो नेचुरल फार्मिंग हो, जितनी तरह की चीज़ें वो सब समाहित है। क्योंकि भारत का जो प्राचीन कृषि की परंपरा रही है हजारों साल की, ऋषि मुनि के समय से नहीं, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की है। समाज में, खेती में, उसके साथ में सारी चीज़ें जुड़ी हुई समाहित हैं। वो जब पशुपालन है, फॉरेस्टेशन है, फल है, फूल है, सब्जी है, खेती है, सब समाहित है, छोटी घास से लेकर के बड़ा बरगद का पेड़ तक। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने कुछ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लेकर के काम शुरू किया। और कालांतर में चल करके नीदरलैंड की एक एजेंसी थी, उसके साथ में हमारा एक पार्टनरशिप शुरू हुई, एक सहयोग शुरू हुआ। भारत सरकार से हमने लगभग आर्थिक सहयोग नहीं लिया, राज्य सरकारों से भी सहयोग नहीं लिया। सारी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, यूएन एजेंसीज थी, जिनके साथ हमने काम किया। धन तो विदेश से आ रहा है, लेकिन विकास देश का हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया। और गरीब का विकास हो रहा है, मोस्ट मार्जिनल सेक्शन का विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बिल्डिंग नहीं, किसी तरह की चीज नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। जो संस्थाएं हैं वो उसको मोटिवेटर होना है, फैसिलिटेटर होना है, कैटलिस्ट होना है, इंस्टीट्यूशन नहीं होना है, बिल्डिंग नहीं बनाना है। नहीं तो उसी में उलझ के रह जाओगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे पैसे जाने लगे। पहले ही दिन से स्पष्ट है, दोनों एजेंसी को पैसे गाड़ी नहीं खरीद लेना है। 20 साल तक हम राजदूत मोटरसाइकिल में भ्रमण करते रहे। तो ये, लेकिन उद्देश्य साफ है। और आज भी 33 वर्ष पहले जो शुरू किया वो अभियान था, आज भी वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का सस्टेनेबल मॉडल, एक्सक्लूसिव मॉडल, जो पूर्ण रूप से स्वावलंबी है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो पूरी दुनिया पढ़ने आती है यहाँ पे। दूसरा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो शुरू किए थे, आज की तारीख में भारत सरकार के फोकस प्रोग्राम में है। और बच्चों के शिक्षा का जो अभियान शुरू किया, लगभग 1,35,000 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से हमने जोड़ा, बिना किसी कास्ट के, रिलीजन के। बहुत अच्छा। कोई मतलब नहीं है।
जिन लड़कियों ने पेड़ के नीचे मड़ई में झोपड़ी में नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर पर शिक्षा लिया, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट करके निकले। ये मन खुश हो जाता था। मैं आपको बताऊं, जब बच्चे मिलते थे कि सर आपने तो हमको खालिसपुर की दलित बस्ती में झोपड़ी में आप आते थे तो कभी कभी हमको ट्विंकल टिप्पण लिटिल स्टार पढ़ाते थे, अभी हम तो बड़े स्टार हो गए हैं। क्या बात, तो हम पूछते थे कि भैया अभी क्या करते हो? सर BHU से LLM कर रहे हैं। क्या बात। अरे हम तो मतलब लगता था कि शायद ये हमारा प्रारब्ध था जीवन का, इसके लिए ईश्वर ने जो है वो बनाया था। और मैं बताऊं कि वो चाहे स्कूल हो, मदरसे हो, सबको मुख्य धारा से हमने जोड़ा। और जब हम कहते हैं मुख्य धारा से जोड़ा, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो राष्ट्र सर्वोपरि की विचारधारा है, जो शिक्षा की वो पूर्ण विचारधारा है, कि जब वो पढ़ने के बाद में राष्ट्र के विकास की बात कर रहा है, राष्ट्र के चिंतन की बात कर रहा है, वो उसमें समाहित, सिर्फ नौकरी समाहित नहीं है। वो सोच रहा है कि हमारे जैसे ढेर सारे बच्चे अब मुश्किल प्रयास से कैसे राष्ट्र की मुख्य धारा से, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। इसीलिए हमने शब्द प्रयोग करते हैं, बिना किसी कास्ट के, क्रीड के, रिलीजन के। जो मार्जिनल है वो मार्जिनल है, लड़की है, लड़का है, कोई भेद नहीं। वो ये जो 3 अभियान लेकर के हमने शुरू किया, और वो अभियान आज भी निरंतर जारी है। वो चीज़ें ये जरूर है कि सेल्फ सस्टेन हो चुकी हैं, लोग अपने सारे स्कूल अपने पैर पे खड़े हैं। हम कहीं में पर भी नहीं हैं, हम सदस्य उस समय में नहीं बने थे, तो वो चिंतन में था ही नहीं। हमें कानून नहीं अपना खड़ा करना था, वो समुदाय की चीज़ है, समुदाय के लोग खड़ा कर रहे हैं। हम तो नाम भी नहीं रखते थे, लोग हमसे कहते थे स्कूल का हमारा नाम रख जाओगे, नहीं, नाम आप तय करो, आप नाम तय करो कि क्या नाम रहेगा। और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। एक समय के बाद जब ये लगा कि भारत जैसे महत्वपूर्ण देश में, जिसे सोने की चिड़िया वो कहते थे, और उस सोने की चिड़िया के ऊपर में आर्थिक आक्रमण भी शुरू हो गए, और इससे बचा कैसे जाएगा। तो हमारी जो कार्य करने की दिशा थी, वो थोड़ी सी हमने उसको, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ है, लेकिन थोड़ा सा हमने उसको शिफ्ट किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला को आर्थिक सशक्तिकरण, कृषि, ये 4 चीजें प्रधानता पे चल रही थी। लेकिन जो भारत की समृद्ध विरासत है, उसको बचाने और बढ़ाने का फिर हमने फोकस करना शुरू किया। और ये भी उसी फील्ड से आया। हमने कहा कि हमने जीवन में पूरी से सब कुछ सीखा है लोगों से। ये बनारस, जिसकी अपनी खुद की एक समृद्ध विरासत है, हजारों हजार साल की परंपरा है, बनारस को कहा गया बियॉन्ड द हिस्ट्री, इतिहास से भी पुराना है। 5000 साल का तो ज्ञात इतिहास है। जी 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 जी, बिल्कुल। लेकिन वो ये भगवान शिव का शहर है, दुनिया का प्राचीनतम जीवित शहर है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। मिस्र में पिरामिड हो गया जी। आप पिरामिड देखने जाते हैं वहां पे? काशी में तो गंगा जी के घाट पे बिलियनियर कौन है और बेगर कौन है आपको मालूम नहीं है, क्योंकि दोनों लाल वाला गमछा बैठ के बैठे हुए हैं और आपको अंदाजा नहीं है। वो अलग ही मस्ती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक नाव आती है, एक व्यक्ति उठ करके नाव पर सवार होता है, और वो नाव धीरे 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 गंगा जी के दूसरी तरफ, रेती की तरफ चली जाती है। तो कुछ लोग वहां पे कहते हैं कि पान का व्यवसायी है वो बड़ा वाला, बड़ा वाला मतलब वो बिलियनियर है। तब फर्क मालूम होता है कि उनके बगल में जो बैठा था वो बेकार वही है, बिलियनियर बगल में बैठा हुआ था, और दोनों उसी मस्ती के आलम में है। और थोड़ी देर बाद वो दूसरा व्यक्ति भी उठ के गंगा जी में डुबकी लगाता है और ऊपर जाकर के किसी कचौड़ी जलेबी की दुकान पे खड़ा हो जाएगा, और दुकानदार ने उसको देख लिया और थोड़ी देर बाद उसको जलेबी कचौड़ी उसे उठा करके दोना पत्थर में दे दिया, और उसने बड़े मस्ती से उसको खाया और खा के चला गया राजा की तरफ से, और दुकानदार ने उससे पैसा नहीं मांगा।
क्योंकि उसे मालूम है कि काशी का कौन सा व्यक्ति है। जी जी यहाँ तो कहा गया कि भाई किस रूप में भोलेनाथ मिल जाएंगे, ये कौन जान रहा है? तो दुकानदार भी पहचान रहा है। उस समय बाद वो मस्ती के लिए थोड़ी सी मस्ती बढ़ती तो किसी भांग की दुकान पर पहुंच गया, वो पूरी की भांग में उसने छान दिया जो है, और जिसको कह दिया गया कि साहब सबसे ये भगवान का अंशु का प्रसाद है, उसे छान के मस्त है। बिलियनियर भी थोड़ी देर बाद आते हैं और वो अभी कचौड़ी की दुकान पे खड़े हुए कचौड़ी खाए, उसी मस्ती अंदाज में पान घुलाते हुए फिर वो अपनी गद्दी की तरफ चले जाते हैं। ये शहर है। ये कहा गया कि शिव का समाजवाद है, जहाँ याकनी, हाकनी, डाकनी, भूत, पिशाच, पीर, बैताल सब विराजमान भुजंग को धारण करके घूम रहे हैं महाश्मशान पे। ये उनका समाजवाद है, शिव का समाजवाद है। इसीलिए काशी को कहा गया द सिटी ऑफ लर्निंग एंड बर्निंग। लर्निंग एंड बर्निंग। आदि शंकराचार्य को भी यहाँ पे जगत गुरु, यहाँ भी शंकराचार्य को साक्षात्कार हुआ शिव से, चांडाल के रूप में साक्षात्कार हुआ उनको शिव से। फिर ज्ञान की उस परंपरा को काशी में चुनौती दे जाने की परंपरा हजारों साल की है, उनको शास्त्रार्थ करना पड़ा यहाँ पे, और पहली बार उस शास्त्रार्थ में पराजित भी हुए। ये कहा गया ना सिटी ऑफ लर्निंग एंड बर्निंग। आप बहुत बड़े संगीतकार हैं, आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग वाले हैं, ड्राइंग वाले हैं, दार्शनिक है, सब कुछ है। बड़ा ज्ञान आपको हो गया, उसकी टेस्टिंग काशी में होती है। काशी ने आपको अगर स्वीकार कर लिया तो आपको फिर यहाँ पे विद्वत परिषद उपाधि दे देती है। इसीलिए भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त होने के बाद, बोध गया में तो ज्ञान मिल गया। जी 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 जी। अब ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य के अंदर जो उसका आभा मंडल है, जो उसका चमत्कार है, जो उसके अंदर की जो अनुभूति है, एकदम अलग हो जाती है, विलक्षण हो जाती है। जी। अब हम लोग तो बड़े सामान्य लोगों में, अब ज्ञानी तो बड़े बड़े लोग, वो किसी ऋषियों को अपने अंदर धारण किए हुए हैं, लेकिन उचित स्थान वो भी देखते हैं कि उसको कहाँ प्रकट करना है। जी। क्योंकि अगर वो प्रकट नहीं हुआ तो फिर वो ज्ञान रह नहीं गया। आत्मचिंतन के बाद में अंदर मंथन जो होता है, उस मंथन के बाद में जो वाणी से जो चीजें निकलेंगी, ज्ञान वहां से शुरू होता है। इसी हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने वेद के अध्ययन के साथ में स्वर की बात किया है। स्वर, वेद को स्वर में बोला जाता है। जी। क्योंकि अगर किसी को वेद की पुस्तक दे दी जाए और उसको मालूम नहीं है तो वो उसको पढ़ नहीं सकता है, उसके शब्दों को अलग नहीं कर सकता है। कितना भी बड़ा संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो, आप उसको कोई उच्चारण करिए, उच्चारण नहीं कर सकता है। वेद को ऋचाओं में कन्वर्ट किया गया और उसको याद किया जाता है। जैसे वेद को याद करने की गुरु बैठ करके एक एक ऋचाओं को पढ़ रहे हैं, शिष्य दोहरा रहा है, बार बार दोहराते, बार बार अभ्यास है। इसीलिए हजारों साल से जो वेद की हमारी परंपरा है उसको कोई नष्ट नहीं कर पाया, कोई आक्रांता नष्ट नहीं कर पाया। हम बार बार ये उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारी वैदिक ऋचाओं को किसी भी कालखंड में नष्ट नहीं किया जा सका, उसी तरह भारत के शिल्प को, कला को, ज्ञान को, विज्ञान को, हैंडलूम को, टेक्सटाइल को, कृषि को नष्ट नहीं किया जा सका। हजारों हजार साल से भारत की जो सनातन संस्कृति की जो परंपरा है, जो वैभव है, जो विरासत है, यह हजारों साल से नष्ट नहीं हो पाई और आगे भी निरंतर यह बिना रुके प्रवाह के साथ में चलती रहेगी। क्योंकि भारत इसीलिए सोने की चिड़िया जाना जाता था पूरी विश्व में। यही सोने की चिड़िया है। बहुत वो चाहे केरल के मसाले हो जी, या अरुणाचल प्रदेश के टेक्सटाइल हो जी, हैंडीक्राफ्ट हो, या उड़ीसा का अपना शिल्प हो, या काशी में जो जामदानी के वीविंग की परंपरा यहाँ से रही है, या ढेर सारे ऐसे उत्पाद जिसमें कि केरल का पलक्कड़ का राइस भी हो सकता है, जी, जी, या हमारी बासमती है,
या दार्जिलिंग की चाय भी है। जो आपकी ये बात चल रही है, मेरे को ये याद आ रहा है कि जो जीआई टैगिंग, जियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की जो बात चली थी, मेरे ख्याल से ये चीज़ हम लोग बस सोचा ही करते थे कि जैसे बनारसी पान, बॉम्बे में गए बनारसी पान, तो अब हालांकि संभव नहीं है कि बम्बई में भी हम बनारसी पान खा लें, या फिर बनारसी साड़ी, केरल गए हैं वहाँ बनारसी साड़ी। तो ये जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, आपने काफ़ी काम भी किया है इस पर, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम बताया कि जो भारत के ज्ञान की परंपरा रही है, इसकी चर्चा हम करते कि हजारों साल की विरासत है। इस हजारों साल की परंपरा को नष्ट करने का प्रयास लगभग 2500 वर्ष पहले से शुरू हुआ, अलेक्जेंडर के समय से। जी, जो लोग कहते हैं 200, 300, 400, 500 साल पुराना, या मुगलों को कहते हैं कि सब मुगल के बाद फिर ब्रिटिश से, वो नहीं है। 2500 वर्ष पहले अलेक्जेंडर। वो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतिहास के पुस्तकों में कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा, सिकंदर महान। जी, अरे वो लुटेरा महान कैसे हो सकता है, जिस भारत भूमि को लूटने के लिए आया हुआ था। इस सिकंदर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने आया था, भारत के सोने की चिड़िया को लूटने के लिए आया था। वो कैसे महान हो सकता है? यह बाद में कह दिया कि अकबर द महान, अकबर द ग्रेट। ये सारी पूरी बकवास वाली चीज़ें हैं जो कुछ विकसित लोगों के मस्तिष्क से निकली, जो विक्षिप्त मानसिकता के लोग रहे। अरे महान तो राणा प्रताप थे, शिवाजी थे, गुरु नानक देव थे, राणा सांगा थे, या लचित वीर फुकन थे आसाम में, या महान जो है जो हमारे आदिवासी लोग रहे हैं झारखंड से लेके छत्तीसगढ़ से लेकर के, वो महान लोगों की परंपरा रही। रामकृष्ण के इस देश में दुर्भाग्य से पढ़ाया गया कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये अनफॉर्चुनेट था। और उस सिकंदर को परास्त करने का काम चाणक्य जैसे गुरु ने किया, और उस समय भी बताया कि राष्ट्र सर्वोपरि है। उस समय भी राजे, महाराजे, रजवाड़े जो साथ नहीं देने को तैयार थे, चाणक्य ने कोल को, भील को, आदिवासी को, वनवासी को, और गुरुकुल में पढ़ने वाले आचार्यों को वह ट्रेंड किए। देखिए, हमारे यहाँ पे एक परंपरा है, शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दोनों साथ दी जाती है। और रामकृष्ण से लेकर के सारे लोगों को, बाद में राजा महाराजा के भी लड़के हैं, शिक्षा के साथ शास्त्र तो शस्त्र। भगवान विश्वामित्र के, ये भगवान राम तो गए थे ना विश्वामित्र जी के आश्रम में, शस्त्र की शिक्षा की कहीं नतीजा था कि उन्होंने रावण का वध किया, जो महान ज्ञानी था, परंपरा बड़ा प्रकांड पंडित रहा। जी, लेकिन अगर शस्त्र की शिक्षा नहीं लिए होते तो नहीं कर पाते। तो आपको युद्ध करना है, आप राजा है, उसके धर्म का निर्वाह भी करना है। तो वनवासी को भी ज्ञान की बात दी जा रही है, और वनवासी भी तीर धनुष चलाना सीख रहा है, और राजा का पुत्र भी सीख रहा है। तो चाणक्य के समय में यही कहा गया था कि तुम सिर्फ बटु ब्राह्मण नहीं हो, सिर्फ आचार्य नहीं हो, पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं हो, वेद का ज्ञान पाठी नहीं, वेद पाठी नहीं हो। उसी पीताम्बरी वस्त्र में घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ करके, हाथ में तलवार लेकर के, और शत्रु के सामने ऐसे जूझ पड़ना है जैसे कदली को तुम काटने का काम करते हो, उस तरह से वन में घुसोगे और काट करके रख दोगे। भाला चलाना, तीर चलाना, तलवार चलाना। गुप्तचर की शिक्षा उस समय गुप्त शिक्षा दी जाती थी। चाणक्य के कालखंड को क्यों सर्वाधिक याद किया जाता है? जब उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उनकी जितनी चीजें कही गई, दुनिया के लगभग सारी भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ। आज भी किसी राष्ट्र पर अगर कोई संकट आता है तो वहां पे कहा जाता है कि कौटिल्य ने इस पर क्या कहा है। जर्मनी से लेकर तमाम जगह पर वो कहते हैं कि कौटिल्य ने क्या कहा है इस पर। चाणक्य का एक नाम कौटिल्य। जी जी जी, कौटिल्य उन्हीं का नाम है। तो उस समय उन्होंने अलेक्जेंडर को, सिकंदर को परास्त किया,
और एक ऐसे व्यक्ति को राजा के रूप में, शासक के रूप में स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसके कालखंड से लेके आगे लंबे समय तक भारत के कालखंड को एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। जी बिल्कुल, वे कालखंड रहा है। ये कब होता है? जो गुरु है आपका, जो ज्ञानी है आपका, वो जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम कर रहा है। चाणक्य ने किसी गुरुकुल में पढ़ने वाले व्यक्ति को नहीं बना दिया। उसमें भी कहा गया था जो महाअमात्य होगा, जो महामंत्री होगा, वो ज्ञानी व्यक्ति होगा, वह राजा के ऊपर अंकुश भी रखने का काम करेगा। और यहाँ तो चंद्रगुप्त को तो उन्होंने सीधे गुरुकुल से निकाल के लेके आए थे। वो जो परंपरा एक लंबे समय तक चली, जी, वो उसका नतीजा है कि बिना किसी राग के, द्वेष के, भेद के, और भारत उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला गया। ये सारे साम्राज्य हुए, सारी चीजें हुई। ये जो सोने की चिड़िया थी, बाद में 1000 वर्ष तक लगातार आक्रमण, मुगल, यवन, तुर्क आते गए, लूटते गए, ले जाते गए, लेकिन भारत अपनी विरासत को नष्ट नहीं होने दिया। और दुर्भाग्य से मुगलों के समय में अब वो मूर्तियों को तो ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि मूर्ति पूजा उनका है नहीं। आप किसी संग्रहालय में आप जाके देखिए, आपको मूर्ति छत मिलेगी, गर्दन कटा है, गर्दन कटी हुई या फिर हाथ टूटे हुए, महिला का है, वक्ष कटा है, नाक कटी है, चेहरा कटा है, आंख कटी है, हाथ टूटे हुए, उन्होंने नष्ट किया। जो सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो लूट के ले जाते थे। आपकी विरासत को उन्होंने नष्ट करने का काम किया। लेकिन धन्य है यह भारत भूमि, जो अखंड भारत, जिसका साम्राज्य, जो भरत वाला भारत, जिसके नाम से भारत पड़ा, वो भारत हजारों हजार साल से अपनी विरासत को बचाए रखा है। ब्रिटिशर्स आए जो बड़े दम्भ के साथ कहते थे कि मैनचेस्टर से बढ़िया कपड़ा कहीं नहीं बनता है। उनको आसाम की मुगा सिल्क ने धूल चटा दिया कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आसाम का मुगा सिल्क देखो जो तुम्हारे लिए गोल्ड है। या अरुणाचल प्रदेश के ढेर सारे जो ट्राइब्स ग्रुप है जिनकी टेक्सटाइल्स है, या मजुली का वृंदावनी वस्त्र है, या अवध की जामदानी है, या काशी से बनने वाले वस्त्र जिसको काशिके कहा गया। महात्मा बुद्ध ने जब शरीर को छोड़ा था तो उनके शरीर को जिस वस्त्र में लपेटा गया था काशी का बुना हुआ था, काशी का वस्त्र था वो। भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में लिखा उसका उल्लेख है, उल्लेख है बकायदे। वो जो विरासत ग्यासर, ज्ञानटा, थंका, पेमा चंदी, बालो चंदी, दोरजे, जो आज भी काशी में वीविंग होती बोला जाता है, तो हमारे जैसे लोगों को लगा कि भारत की सोने की चिड़िया, जिसकी विरासत राजस्थान के उस राजपुताना में आज भी गूंज रही है। आज भी महाराणा प्रताप की उस तलवार, वो भाले को उसकी नकल करके रेप्लिका आज भी कारीगर बना रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि उसी वंश परंपरा के लोग हैं आज भी, और वो बैठ करके धीरे धीरे जो उनके समय सीखे, जो उनके समय कारीगर थे, वही कारीगरों की परंपरा रही है। जो उस समय के शिल्पी थे आज भी वो शिल्पी हैं। कोफ्तगिरी आर्ट बोलते राजस्थान, उदयपुर के पास, चित्तौड़ के पास, हमने उसको जीआई टैग कराया। तो जब हमें लगा कि WTO के एग्रीमेंट के बाद पूरी दुनिया ओपन हो गई, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओपन इकॉनमी की बात हो गई, और कुछ ऐसे मुल्क थे जो भारत के ऊपर आंख लगा के बैठे थे नकली सामानों को यहाँ पे डंप करने के लिए। जी हम दुर्भाग्य से उन मुल्कों का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो वाकई वो दुर्भाग्यशाली मुल्क है जो हमेशा विस्तारवादी सोच के चलते अपने राष्ट्र का विस्तार, आर्थिक क्या। तो वो जो आक्रमण उस समय सिकंदर के समय शुरू हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद में दूसरे देशों ने हमारे ऊपर करना शुरू कर दिया। और दुख की बात है कि उस समय की सरकारें तैयार नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं थी, सरकार की तैयारी नहीं थी। और भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विविधता है, डाइवर्सिटी है, हर
10 गांव बाद 15 गांव, 20 किलोमीटर के बाद में नया क्राफ्ट है, नई चीज़ है, नया खान पान है, नई व्यवस्था है, क्लाइमेटिक चेंज है, तो नया सीरियल्स है, नया ग्रेन है, नया अनाज है, नई वैरायटी के उत्पाद है। इसको कौन बचाएगा? बचेगा कैसे? आक्रमण शुरू हो गया, तैयारी थी नहीं। बनारस में नकली रेशम मशीनें, जरदोजी का काम करने वाली मशीनें डंप होना शुरू हो गई। भारत के अलग अलग भागों में नकली वस्त्र, नकली चीज़ें डंप होना शुरू हो गई, और वो यहाँ तक बढ़ा कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति में नकली आने लगी। जो देश भगवान के पूजा की बात ही नहीं करता है, वो अपने देश से लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बना के हमारे सप्लाई करने लगा। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म जैसा। इन्वेडर उस समय में नहीं थे, अभी भी इन्वेडर। आप सतर्क नहीं रहोगे तो आपकी संप्रभुता के ऊपर में आर्थिक रूप से हमला होगा, हो जाएगा। और ये जो हमला होगा, आप तैयार नहीं रहोगे तो आप नष्ट हो जाओगे। कुछ आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, आपका कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, आप दूसरे पर आश्रित होंगे। दुनिया के दूसरे देश, यूरोप में, एशिया में, ईस्ट एशिया में तमाम देश इसके उदाहरण है कि उनकी पूरी संस्कृति, विरासत, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, जो बड़ा दम्भ भरते थे कि हमारे यहाँ है, बचा नहीं पाए, बचा ही नहीं पाए अपना। पूरा मशीनीकरण हो गया। अब उनका अपना करने को कुछ भी नहीं है, उनका अपना करने को जो है वो म्यूजियम में। हम आज भी यही कहते हैं कि देश की शिल्प कलाएं, विरासत म्यूजियम में चली गई, अब बनाने वाला कोई नहीं है, वो राष्ट्र दरिद्र हो जाता है, वो राष्ट्र अपनी पहचान खो देता है, वो राष्ट्र म्यूजियम तक सिमट जाता है। हमें कहने में गर्व है कि हमें इस विरासत को बचाने के अभियान में शामिल होने का अवसर 2007 में मिला। से हमने शुरू किया सक्रिय रूप से, लेकिन हम आभारी हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिनकी दूरदृष्टि, जिनकी सोच और हमारे साथ हुए उनके संवाद में जब हमने यही कहा था कि इस विरासत को बचाने के लिए भारत में कानून नहीं है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, सब कुछ है। यूरोप में समुदाय की संपत्ति को बचाने का कानून है, जगत इंडिकेशन है, भारत में नहीं है। जहाँ पे समुदाय की संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं, वहाँ कानून है, हमारे पास नहीं। पर्पस नहीं। और वह तो बहुत संवेदनशील थे जी, माननीय अटल जी तो बहुत ही संवेदनशील थे। प्रधानमंत्री थे तो एक्शन शुरू हो गया। 1999 में भारत में जग्राफिकल इंडिकेशन का कानून पार्लियामेंट से पास हुआ, और पास होने के बाद 2003 से सक्रिय रूप से लागू हो गया। 2004 में पहला जीआई एप्लीकेशन भारत में फाइल हुआ दार्जिलिंग चाय का। उसमें तो जीआई का आवेदन कैसे बनेगा मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि यहाँ तो कोई आवेदन बना नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर में एक विंग बनी, जीआई रजिस्ट्री बनी, आईपीआर पहले से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पहले था, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क सब पहले से था, लेकिन ये सब निजी संपत्ति है। हम आपके दर्शकों को बता दें कि पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, डिजाइन सीक्रेट, ये निजी संपत्ति, दीज आर द पर्सनल प्रॉपर्टी। ये जो आविष्कार किया उसकी संपत्ति है। आपने दुकान खोला ट्रेडमार्क के लिए, वो आपकी संपत्ति है। बनारसी साड़ी, भदोही कालीन, मिर्जापुर की दरी, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, पोचमपल्ली एकत, संबलपुरी एकत, या कश्मीर की शाल पश्मीना, या लद्दाख का सिंक्लोज ऊट कार्विंग का जो काम है, या मोनपा, आपातानी, कांगसा आदि गारो टेक्सटाइल्स, या दाव, या आसाम का गमछा, या त्रिपुरा का पछड़ा और रीसा, या हम वोड पेंटिंग की बात कर रहे मध्य प्रदेश की, या सीहोर का सरबती गेहूँ जी, या फिर हम जम्मू के बसोली पेंटिंग और बसोली पश्मीना की बात कर लें।
या रजौरी के चिकनी वुडक्राफ्ट की बात कर ले, ये किसकी संपत्ति है? या मधुबनी पेंटिंग की बात कर ले, मिथिला पेंटिंग की बात कर ले, मंजूषा की बात कर ले, या मिथिला के मखाना की बात कर ले, या बनास का लंगड़ा पान और मलियावा दस्तकारी की बात कर ले। ये तो समाज की संपत्ति है, और किसानों की, बुनकरों की, शिल्पियों की, उत्पादकों की। यहाँ भी हाल में बनास की ठंडई लाल पीला तिरंगी बर्फी को जीआई मिला, ये उनकी संपत्ति है। या मेटल रिपोजी क्राफ्ट जो खाल उभाड़ के काम करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर जो स्वर्ण शिखर लगा, जी जी जी, उभाड़ के काम, यही के शिल्पियों ने अमृतसर के बड़े गुरुद्वारे में, तरन तारण में, जैन मंदिर श्रवण गोला के जैन मंदिर में, काशी के शिल्पियों ने जाके काम किया, आज भी काम कर रहे हैं। प्रतिमाएं उकेर के, प्रतिमाओं के पीछे आके सजावट का काम, या नाथ द्वारा की पीछे ही पेंटिंग है जी जी जी, श्रीनाथ जी की। हम आपके दर्शकों को बताते हैं कि रोम के पोप का ड्रेस काशी से बन के जाता है, जरदोजी में। परम पावन दलाई लामा के वस्त्र से बन करके जाते हैं। ये सामान्य भूमि नहीं है काशी, ये इतनी बड़ी विरासत है यहाँ पे। और वो कहने की जब पेंटिंग है, शिल्प है, कलाएं हैं, इसी तरह भारत के लगभग सभी भूभाग उस सोने की चिड़िया से भरे हुए हैं। आप पद्मनाभ टेम्पल में आप जाकर के देखिए भगवान के उस विग्रह को, और वहाँ की नक्काशियों को देखिए, वहाँ वुड कार्विंग को देखिए, स्टोन क्राफ्ट को वहाँ पे देखिए। या आप गुरुवायूर मंदिर चले जाइए और कोची में जाके गुरुवायूर मंदिर को देखिए, भगवान के उस बाल स्वरूप को देखिए, भगवान कृष्ण के। और वहाँ पे हाथी के मस्तक पे सामने जो सजावट का काम होता है, नेति पट्टम उसको बोलते हैं, जिससे उनको सजाया जाता है। जी जी जी, मस्तक पे उनके लगा रहता जो आगे गोल्डन कलर का ऐसे लगा करके नीचे, और जो उनकी सवारियाँ निकलती हैं, जी, या उनका अपना जो मार्शल आर्ट का फॉर्म है, या उनके अपने जो मास्क है। या आसाम में दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड मजुली, ब्रह्मपुत्र रिवर का दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है वो। जी 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 जी, वहाँ मास्क बनते हैं मजली, वो मजली मास्क के नाम से फेमस है। या मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग बनती है, पेड़ की छाल के ऊपर में पेंटिंग बनती है और लिपियाँ लिखी जाती है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग अपने उसको जीआई मिला है हाल में। ये जो विरासत है ये बचेगा कैसे, सवाल उस समय आया था, कानून बना, और 2006 में धीरे धीरे करके कुछ एप्लीकेशन पढ़ते गए, ग्रांट होते गए। तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरल में, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत में भी, उड़ीसा से लेकर ना राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, लेकिन गति बड़ी धीमी रही। हमारे जैसे लोग भी जो उसी गांव में जहाँ पे हम काम करते थे देखे कि बुनकरों के करघे बंद हो रहे हैं, पावरलूम आ रहे हैं, मशीनें आ रही हैं, लोगों के हाथ का हुनर खत्म हो रहा है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में हमने एक फोरम पे इसको उठा दिया कि कैसे मैकेनाइजेशन के चलते, मशीनों के चलते ह्यूमन स्किल रिप्लेस हो रही है। तो बुनकर का काम खत्म हो रहा है। दूसरे नुकसान हो रहा है कस्टमर को, कंज्यूमर को, जिसको ट्रेडर बेच रहा है हैंडलूम का के वो मशीन मेड है, मशीन मेड है। तो दो को नुकसान हो रहा है, बुनकर का काम खत्म हो रहा है और कंज्यूमर ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है। और भारत की अपनी जो साख है वो खत्म हो रही है। अब बनारस से साड़ी बनती है, बनारस की साख खत्म होगी, डुप्लीकेट बनेगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। भदोही में अगर हाथ से कालीन नहीं बनाएंगे, मशीन में कालीन बने तो भदोही से साख खत्म हो जाएगी। अब बाहर से मशीन में कालीन आने लगी थी बन करके, इनको खतरा था। जी 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 बिल्कुल। तो 2007 में हमने बनारस ब्रोकेड एंड साड़ी के नाम के लिए जीआई फाइल किया। बनारस बुनकर समिति जो 1000 बुनकरों की एक संस्था हमने तैयार खड़ा किया था, उसी फील्ड से काम करने जहाँ हम बचत ऋण समूह का काम करते थे, उन्हीं के बुनकरों को लेकर के। वो यही कहते थे सब, हम तो, हमारे पास तो यही रोजी रोटी है, हमारा तो यही काम है, खत्म हो जाना फिर हम क्या करेंगे। उनका संगठन बनाए और उन्हीं को हमने जीआई का पहला एप्लीकेशन हमने फाइल करवाया, बनारस बुनकर समिति को आवेदक बना करके। जीवन में के किसी भी कालखंड में कोई भी ज्ञान आपको अगर मिला है, हम आपके दर्शकों को फिर से बता रहे हैं,
वो ज्ञान आपका कहीं न कहीं काम आएगा। जिस समय जो भी आपने पढ़ा है, सीखा है, ज्ञान लिया है, वो अवसर मिलेगा आपको उसका उपयोग करने का। अभी आपके ऊपर में है कि आप उसका उपयोग करते हैं नहीं करते हैं। जब हम काशी विश्वविद्यालय से बाहर निकले तो 5-6-7 वर्षों तक लोग कहते थे कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को मालूम भी नहीं होता था। पिताजी से मालूम पूछते थे, वो लड़के आपने क्या कर, बोले कुछ कर रहा है, उसकी इच्छा है, कुछ अपना कर रहा है, लेकिन वो कहीं टीचर नहीं है। वो टीचर बनाने कुछ और अपना काम कर रहा है। तो हमें भी लगता था कि चलो, लेकिन हम गांव में तो जाते थे, पढ़ाने के लिए प्रेरित करते थे। शिक्षक का वो भी था, गांव में जाते तो महिलाएं बच्चे कहते तो मास्टर जी आए लोग। तो कोई प्रक्रिया थी और वहीं से हम लोग आकर के धीरे धीरे फिर इस जीआई की दिशा में कदम बढ़ाते गए। वो विश्वविद्यालय का रिसर्च किया हुआ ज्ञान, शोध वाला ज्ञान, वो जीआई की दिशा में काम आना शुरू हुआ और हमने पहला दस्तावेज बनारसी साड़ी ब्रोकेट का तैयार किया और उसको हमने जीआई सबमिट किया। और 2 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 4 सितंबर 2009 को बनारस ब्रोकेट और साड़ी को जीआई ग्रांट हुआ है। अच्छा डॉक्टर रजनीकांत, आपकी जो शुरुआत आपने जो मुहिम छेड़ी है, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, इसका रोड मैप क्या है? जब हम कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका मतलब है कि कोई एक उत्पाद जो उस भूभाग का है, जिसका अपना एक इतिहास है, एक भूगोल है, एक यूनिकनेस है, एक स्पेसिफिकेशन है, कुछ उसका डिस्क्रिप्शन है और ह्यूमन स्किल है, उस स्थान को आइडेंटिफाई करता है कि वो वहीं। इतनी सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब हम कह सकते हैं कि यह एक जीआई हो सकता है। जी जी जी। जैसे हम फिर उदाहरण दे रहे हैं कि बनारस की साड़ी एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र है, एक 5 जिले का, जिसका एक लिखित इतिहास है। तो एक भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गई, एक हिस्ट्री हो गई, ओरिजिन हो गई, स्पेसिफिकेशन हो गया, इसका डिस्क्रिप्शन है, बनाने का तरीका है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, और ह्यूमन स्किन इसमें क्या है, आखिरी में यूनिक क्या है जो दूसरे साड़ी से इसको अलग करता है। जी, साड़ियाँ तो बहुत तरह की हैं, तो जब ये अलग करता है और इस जियोग्राफिकल एरिया का है, उसी तरह कांजीवरम का है, मैसूर सिल्क का है, पोचमपल्ली का है, या हम संभल की बात करते हैं तो वहाँ का संभल का एकत है, ये उसको अलग करता है। या हम कोटा की बात करते हैं तो कोटा डोरिया है। जो साड़ियाँ हैं, या मधुबनी तो उसकी पेंटिंग अलग कैसे दूसरी पेंटिंग से, अब मधुबनी की पेंटिंग अलग है, बसोली की, जम्मू की पेंटिंग अलग है, कठुआ जिले की, या मिनिएचर पेंटिंग राजस्थान की अलग है, या मालवा पेंटिंग अलग है मध्य प्रदेश में, या गोंड पेंटिंग अलग है। तो ये उस ज्योग्राफिकल एरिया के साथ उसका लिंक है। या फलों में भी लंगड़ा और बनारसी लंगड़ा, जी जी, लंगड़ा तो बहुत जगह पाया जाता है, बनारसी लंगड़ा जीआई मिला, बनारसी लंगड़ा एक भूभाग है। अब वहाँ की मिट्टी अलग है, पानी अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, क्लाइमेट अलग है, तो स्वाद भी अलग है, सब कुछ अलग हो गया। वही लंगड़ा सहारनपुर में हो रहा है तो कुछ और हो रहा है स्वाद, गोरखपुर हो रहा है उसका स्वाद कुछ अलग है। कुछ हम मिट्टी तो नहीं ले आ सकते हैं ना, पानी तो नहीं ले आ सकते हैं ना। कोई दशहरी यहाँ भी हो रहा है, लेकिन मलियाबाद का दशहरी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, या रतौल का मैंगो जो कि बागपत के पास का है, जी जी, या गोरखपुर का गवर्जी आम है, या सहारनपुर का चौसा है। तो ये जो सारे उत्पाद होते हैं ये उस ज्योग्राफिकल एरिया के साथ में जुड़े होते हैं। भारत में जो हमारी अपनी चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री है, जीआई रजिस्ट्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहाँ पे एप्लीकेशन पड़ती है। अप्लीकेंट हमेशा लोकल प्रोड्यूसर एसोसिएशन होता है, सरकार उससे संबंधित विभाग फैसिलिटेटर होते हैं। जैसे आज की तारीख में हमारे साथ में नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, सीडबी, तमाम स्टेट गवर्नमेंट, सीधे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कॉरपोरेट्स काम कर रहा है जीआई के प्रमोशन और प्रोटेक्शन को लेकर के।
अब प्रोडक्ट वहाँ फाइल हुआ, पूरी कानूनी प्रक्रिया चलती है, हियरिंग होती है, सब कुछ सही है तो जीआई ग्रांट होता है। अब जीआई ग्रांट होने के बाद उसका टैग कौन इस्तेमाल करेगा? उसने पार्ट बी में कानून में लिखा है, जीआई एक्ट में, अथराइज यूजर। तो जीआई में पार्ट बी में अथराइज यूजर बनते हैं। वो अथराइज यूजर कोई भी प्रोड्यूसर हो सकता है, वीवर, आर्टिजन, कोई सेपोर्टर, कोई ट्रेडर, कोई एक्सपोर्टर। लेकिन शर्त यह है कि बनेगा उसी भूभाग में जिसको जीआई एरिया मिली है, उसके बाहर नहीं बनेगा, नहीं तो कानून का उल्लंघन होगा और कड़ी सजा का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। बनेगा वहीं पे। रोड मैप ये है कि जीआई होना पहली कड़ी है। अब भारत जैसे देश में अभी इस समय आज की तारीख में लगभग 625 के आसपास में टोटल जीआई है, जिसमें इंडियन जीआई की संख्या 580 के आसपास है। दूसरे देश भी अपने आकर के यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन लेते हैं, जैसे शैम्पेन है, स्कॉच है, वो अपना यहाँ इसलिए प्रोटेक्शन लेता है, नहीं तो यहाँ पे नकल बनाने लगेंगे। शराबी तो बड़े बड़े माफिया हैं, उनके नाम पे यहाँ पे नकली बना के बेच देंगे। तो हम चीज़ वाले आते हैं यहाँ पे अपना कराते हैं। उसी तरह भारत भी अपनी जीआई टैगिंग बाहर कराता है। लेकिन हमें कहने में गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड में जीआई को जो गति मिली है, और वो गति इसलिए मिल पाई कि वो काशी से सांसद हुए, और काशी से सांसद होने में यहाँ पे उनके पहले ही कुछ जीआई हो चुके थे। क्या बात है। तो उनको भी जीआई का बड़ा स्पष्ट जो है वो इस अंडरस्टैंडिंग हो गई, पिक्चर साफ कि ये विरासत है। और 2014 के पहले बनारस में 2 जीआई थे, बनारसी साड़ी ब्रोकेट और भदोही की कालीन। और 2014 से लेकर के और अप्रैल 24 तक बनारस में अकेले 32 हुए। क्या बात। लगभग 20 लाख लोगों के उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिला और 25,500 करोड़ का सालाना कारोबार होता है जीआई उत्पादों का। ये लोग पूछते हैं फर्क क्या है? अगर सरकारें सचेत हैं, सतर्क हैं, सजग हैं, उनका विजन क्लियर है, 2 से 32 बढ़ के 34 हो गया। दूसरे, 2014 से ही प्रधानमंत्री जी अपने मेहमानों को, चाहे भारत में कोई आ रहा है या बाहर जा रहे हैं, लगभग जीआई के उत्पादों को ही भेंट करते हैं। अब वो एक तरह से जीआई के भारत के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। ब्रांड एम्बेसडर हो गए। अब वो उत्पाद चाहे पंजाब के होशियारपुर का है, या केरल का है, या गुजरात का है, या राजस्थान का है, या बिहार का है, या किसी विभाग का है, और वो जब भेंट करते तो ट्वीट करके बताते भी हैं मैंने भेंट किया कि हमने ये दिया। और वो कहीं न कहीं का या तो जीआई होता है या संभावित जीआई होता है, विरासत से जुड़ा होता है। अब हमारे जैसे लोगों को बड़ी सहूलियत हो गई कि जब प्रधानमंत्री खुद ब्रांड एम्बेसडर हो गए, फिर काम हल्का हो जाता है। तो हम लोग समय समय पे उनके काशी आगमन पे सिर्फ जीआई को मोमेंटो हम लोग भेंट उनको होता है। बिना जीआई के ही कोई मोमेंटो नहीं दिया जाता है, जीआई उत्पाद का ही मोमेंटो होता है। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी उनको समाज की तरफ से भेंट करते हैं, जीआई का अंगवस्त्र उनको भेंट किए जाते हैं। आप यहाँ पे भी ढेर सारे प्रधानमंत्री जी के चित्र आप देख सकते हैं, जिसमें वो जीआई के उत्पादों को उनको या तो भेंट किया गया है या वो जीआई के उत्पादों को देख रहे हैं। जिसमें सबसे पहला उत्पाद उनको भेंट किया गया था, उनके गले में काशी का बना हुआ कैलीग्राफी का अंगवस्त्र है, जिसमें कबीर का भजन वीव किया है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये बुन दिया गया है। चाई गांव के बच्चेलाल मौर्य ने जैसे साड़ी बिनी जाती है, अक्षर को बिन दिया हैंडलूम पे, उमानी प्रधानमंत्री जी को भेंट हुआ। वाह। वो परंपरा जो उस समय की शुरू हुई थी 2014 से आज भी कायम है। आने पर उनका अंगवस्त्र जीआई के उत्पाद के होते हैं, मोमेंटो स्मृति चिन्ह थीम के आधार पर होता है, जिस कार्यक्रम में आते हैं वो जीआई के उत्पाद होता है। तो ये जो जर्नी आपने कहा रोड मैप, अब उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP की स्कीम आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश में कुछ उत्पाद पहले से हमने जीआई करा दिया था, कुछ उसके बाद होते गए।
आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई वाला प्रदेश है। भारत में पहले स्थान पर 75 जीआई के साथ। अब जितने ओडीओपी के उत्पाद है उसमें ज्यादातर उत्पाद को जीआई मिल चुका है। अब काशी में 3 ओडीओपी में उत्पाद है, बनारस सिल्क, लकड़ी का खिलौना, गुलाबी मीनाकारी, ये तीनों जीआई है। मिर्जापुर में पीतल बर्तन, मिर्जापुर की दरी, दोनों जीआई है। तो ऐसे ढेर सारे उत्पाद, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं इसके लिए। और ये चीजें अब भारत के राष्ट्रीय स्तर पे आ चुकी हैं। हर राज्य अपने उत्पादों पे फोकस कर रहा है। अकेले हमारे द्वारा, हमारे अपने फैसिलिटेशन से, तकनीकी सहयोग से भारत के लगभग 21 राज्य में जीआई के कार्यों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 21 राज्य में, जिसमें हमें गर्व के साथ कहना है अरुणाचल प्रदेश में तवांग और वेस्ट तवांग भी शामिल है, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, पूरा उत्तर भारत, पूर्वोत्तर हो गया, उत्तर भारत हो गया, ईस्ट उड़ीसा में केंद्रपाड़ा की रसमलाई जो भगवान बलदेव को भोग में लगाई जाती है शाम की आरती में, या कोरापुट का काला जीरा राइस जो सेंटेड राइस है। खाली बासमती मशहूर नहीं है यहाँ पे, मिर्जापुर का आदमचीनी चावल भी मशहूर है और कोरापुट का काला जीरा राइस भी है। और भगवान बुद्ध के समय का गोरखपुर का काला नमक चावल भी बस्ती सिद्धार्थनगर का मशहूर है। या तो राइस की वैरायटी बड़ी मशहूर है, नवरा राइस केरल में, पलक्कड़ में, तो उसकी कमी नहीं है। बिहार से कतरनी चावल है। तो ये जो चीज़ों को हमने धीरे धीरे प्रोत्साहित किया। हम अभी तक भारत में 21 राज्य में 250 से अधिक जीआई का आवेदन करवा चुके हैं। 149 तक ग्रांट हो चुका है, 149। वाह, यह हाईएस्ट है भारत में किसी भी एक व्यक्ति या एक संस्था के द्वारा किए गए प्रयासों में। एक छोटा सा प्रयास हमारा भी इस राष्ट्र के लिए है। हाँ, सुंदर। आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष में 1 वर्ष के अंदर हमारे द्वारा 75 जीआई फाइल किए गए। 75वां वर्ष था, हमने 75 जीआई एक ही वर्ष में फाइल किया था। और वो 75वां उत्पाद क्या था? बनारस की तिरंगी बर्फी, वाह। जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, नेहरू जी को यहीं से भेंट की गई। ये आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी वो बर्फी थी। वो 75वां हमारे दिमाग में था कि 75वां उत्पाद क्या होगा, बहुत ये सोच करके। लेकिन अच्छा हमें ये लग रहा है कि अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, डीसी हैंडलूम, डीसी हैंडीक्राफ्ट, नाबार्ड, सीडबी, बड़े कारपोरेट्स, एमएसएमई, डीपीआईटी, ये सारे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, भारत सरकार के, राज्य सरकारों की भी अपने अपने एथनिक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जीआई के लिए आगे आ रहे हैं। और जीआई के बाद पोस्ट जीआई की गतिविधि में भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें अरुणाचल का उदाहरण है कि अकेले अरुणाचल से 18 जीआई एक ही बार, अकेले देवभूमि उत्तराखंड से 18 जीआई एक बार, उत्तराखंड देवभूमि से इसमें 27 जीआई टोटल है, जिसमें 25 को हमने फैसिलिटेट किया था। तो ये, और अभी सैकड़ों की संख्या बाकी है। उसका फायदा क्या हो रहा है कि सरकारें पोस्ट जीआई में, उस रोड मैप में हमारे यहाँ सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में सरकार इतना प्रोत्साहित करेगी कि भारत में जीआई की संख्या लगभग 5000 तक तो बहुत तेजी से पहुंच जाए। वो संख्या तो आने वाले समय में लगभग 15000 से अधिक जाएगी, लेकिन 5000 तक की संख्या में पहुंचने में काफ़ी स्पीड की बात हो रही है। दूसरे जिन उत्पादों के जीआई हो जा रहे हैं उनके मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, एग्जीबिशन, मेला, फेयर, राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। तीसरे कि सीधे में बिक्री हो और ई मार्केटिंग के माध्यम से डिजिटल माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया। वो डिजिटल इंडिया का आशय उनका यही है कि कंज्यूमर के और प्रोड्यूसर के बीच में कोई है नहीं, मीडिएटर में रहे, सीधे सामान को ई मार्केटिंग चैनल से बेचना है। इसीलिए ओएनडीसी का एक बड़ा चैनल भारत सरकार ने ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर शुरू किया। जैव पोर्टल के माध्यम से सामानों की खरीदारी होती है, गारंटी है कितने % सामान खरीदे जाएंगे। तो और अब उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। दूसरे, उद्यम आधार में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो सामान्य शिल्पी, इंडिविजुअल शिल्पी भी उद्यम आधार में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहा है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग के ढेर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं।
और इसको स्किल इंडिया से जोड़ दिया गया है। तो अब बुनकर के पास में भी प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, शिल्पी के पास में भी प्रमाण पत्र, कोर्स भी उसका, और हमारे प्रधानमंत्री जी के कि जिन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत ये जो स्किल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसको मुख्य धारा से जोड़ दिया। हमने कहा ना भारत हुनर का देश है, हाथ में सबके हाथ में हुनर भरे हैं, उसको उन्होंने जोड़ दिया। इतने समय तक पढ़ाई को बीच में छोड़ के कुछ सीखना है, फिर वापस आके पढ़ाई करना है, वो डिग्री मिलने वाली है इसको। ये जो उन्होंने, यही के लोग तो बाहर जाके पढ़ते थे ना, बीच में 5 दिन पढ़ाई कर रहे, 2 दिन पार्ट टाइम काम कर रहे, कुछ सीख रहे बैठ करके, तो यहाँ पे क्यों नहीं भाई, ये उन्होंने कर दिया। और यंग जनरेशन को स्टार्टअप के माध्यम से, स्टैंड अप के माध्यम से जो प्रोत्साहित किया गया, उसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में जीआई के माध्यम से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से, क्योंकि जीआई होने के बाद उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया, भारत की बौद्धिक संपदा। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की है, उसमें इसकी लिस्टिंग होती है। तो भारत की कितनी बौद्धिक संपदा है, उसमें जीआई कितने हैं, तो जितने विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, अभी सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और आपस में बहुत सामंजस्य है, बहुत तारतम्य है, बहुत एक दूसरे को जोड़ करके लेके चलने की बात हो रही है। इसीलिए हमारे जैसे लोगों के विश्वास है कि आने वाले समय में इस प्रयास से एक बार फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगा और लाखों नहीं करोड़ों लोगों के रोजगार के सृजन का एक नया अध्याय नए रूप में, हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में, एग्रीकल्चर में, फूड में, ब्रेवरेज में, नेचुरल गुड्स में, कहा जाता है ना भारत को कि बौद्धिक मतलब खनिज का खजाना है जी, उसको भी जीआई टैग मिल सकता है। हमने जैसे चुनार के बगुला पत्थर को हमने जीआई कराया, अभी हम दूसरे स्टोन को भी हम जीआई कराने जा रहे हैं। कटनी के मार्बल की बात हो रही है, पन्ना के डायमंड के जीआई की बात हो रही है। तो जो हमारे प्राकृतिक जो उत्पाद नेचुरल गुड्स हैं वो भी उस श्रेणी में आते हैं। जो प्राचीन बर्तन हैं, जो कहा जाता था कांसे के बर्तन में, फूल के बर्तन में भोजन करना है, वो मेडिसिनल वैल्यू है। भाई ठीक है, राजे महाराजे चांदी सोने में खाते थे, लेकिन सामान्य आदमी भी तो कांसा में भोजन करता था ना, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने गुजरात की यात्रा में होते हैं और वहाँ बड़े अच्छे अच्छे होटलों में भी पूरे कांसे के बर्तन का सेट होता है और उसमें हम लोग भोजन करते हैं, वो मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। तांबे के बर्तन में पानी पीना, कांसे के बर्तन में, फूल के बर्तन में वो खाना खाना, भगवान को तो कई जगह आदमी जो फूल की थाली होती है उसमें भोग लगाया जाता है, चांदी सोने में नहीं लगाते, बोलते नहीं फूल की उसमें भोग लगाना है। तो ये विरासत है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में यह सोने की चिड़िया वाला देश फिर से वो गौरव हासिल करेगा और भारत अपने इन्हीं उत्पादों के बदौलत एक बार फिर से पूरी दुनिया में राज करेगा, शुद्धता के साथ, संप्रभुता के साथ, उस गारंटी के साथ में अपने विस्तार को भी करेगा, अखंड भारत के सपने को भी पूरा करेगा, उसकी विरासत को जोड़ते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया बात आपने कही। अच्छा सर, ये बताइए कि आपका काम बड़ा हेक्टिक रहता है, काफ़ी आना जाना भी पड़ता है, कई स्टेट्स में आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, विदेशों के दौराएं करने पड़ते हैं आपको। तो ये बताइए कि वो जो डॉक्टर रजनीकांत है वो क्या कभी थकता नहीं है? जब आपको अपने काम से जब संतुष्टि मिल जाती है ना, जब खुशी मिल जाती है ना, तो जो मस्तिष्क का इसका बड़ा विचित्र स्वभाव है, वो कितनी 90% समय उस स्ट्रेस को वहीं से वो रिलीज कर देता है। आप समझिए, काम हुआ, उसका परिणाम आ गया, उस परिणाम से जिसके लिए आप काम कर रहे थे उसको उसका फायदा मिल गया। मैं आपको बताऊं कि मस्तिष्क और मानव शरीर अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करता है, अपनी चीज़ों को चलाता है, उसमें सारी चीज़ों को ढूंढ लेता है और शरीर को उसी के अनुरूप ढाल देता है। जैसे वेट लिफ्टिंग करने वाला एक व्यक्ति जब उस साइड पे स्पॉट पर पहुंचता है और उसके सामने वेट लगे हुए हैं जी,
उस समय वो अपने शरीर की पूरी ऊर्जा को कुछ सेकंड के लिए, हम चूंकि अपने युवा समय में हम फुटबॉल तो खेलते ही थे, लेकिन हम वेट लिफ्टिंग भी करते थे और बॉडी बिल्डिंग के भी शौकीन थे। तो चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमें बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्सिटी मिला हुआ। वाह वाह, क्या हुआ। तो हम वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर यूनिवर्सिटी थे और वेट लिफ्टिंग भी करते थे। बैडमिंटन में हमारा शौक था खेलना और एनर्जी के लिए। तो उस समय जब वो वजन को उठाता है ना, स्ट्रेच में, जर्क में, तो सारी की सारी ऊर्जा को वह केंद्रित कर देता है, सेंट्रलाइज कर देता है। और एक सेकंड से भी कम समय में वह 600 kg, 500 kg, 400 kg जिस वेट वर्ग में होता है तुरंत उठा लेता है। एक बार वो ऊपर लेके जाता है और वही ले आकर के और छोड़ देता है, और गर्व के साथ में वो सारी ऊर्जा उसकी वहीं पे, और उसको उसका परिणाम तो एकदम सारा उसका स्ट्रेस निकल गया। एकदम वही स्थिति हमारे साथ है। चूंकि स्पोर्ट्स में हमारी रुचि शुरू से रही, हमने कहा हम आप ये खेलने के शौकीन रहे हैं। अब समय तो वो खेलने का नहीं मिलता है, लेकिन काम करने का समय 2019 के बाद से बढ़ गया है। 2019 में पद्म सम्मान के बाद जी, जिम्मेदारियां बढ़ी, काम बढ़ा। बनारस से शुरू किया हुआ जीआई का अभियान 21 राज्य तक पहुंचा, और निरंतर उसी काम में। बहुत सुंदर। तो हमें लगता है कि शायद उससे ज़्यादा ऊर्जा कहीं प्राप्त हमको होती नहीं है। सबसे अधिक ऊर्जा हम देर रात तक आज भी जग के पढ़ने का काम करते हैं, अच्छा। और इसीलिए बहुत अर्ली हम उठ नहीं पाते हैं कि हम 4 बजे भोर में उठ जाएं, और क्योंकि हम रात में लगभग 1 बजे 1:30 बजे तक हम सोते ही हैं। अध्ययन करते हैं। कम से कम 4 घंटे अध्ययन से कम तो सवाल ही नहीं है। रीडिंग करना है कुछ भी। वो नहीं, कुछ भी नहीं है। वो सार्थक है, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कौन से बुक को ले रहे हैं। स्पिरिचुअल्स या फिर नॉवेल? भारत की विरासत को सर्च करने का, खोजने का, देखने का। और कई बार ऐसा होता है कि कई टॉपिक ऐसे मिल जाते हैं पैट्रियोटिक चीज़ है कि भारत की उन्नति। जब हम पढ़ने लगते हैं और सामने घड़ी लगी होती है और लगता है कि 2 बज गया, लेकिन उस समय तो नींद एकदम बाहर से गायब हो जाती है। तो ये लगता है कि नहीं, सवेरे उठना है, कम से कम 4 घंटा तो सो लेना है। तो इसलिए होता है कि अब जबरदस्ती हो सो जाओ, नहीं तो फिर वो 4 बजे तक पढ़ते ही लग जाएंगे। तो उस समय फिर बहुत करना पड़ता है। लेकिन हम सही बताएं आपको कि जो संतुष्टि आपको मिलती है अपने कार्य से, जो खुशी मिलती है कार्य से, और उसका जो परिणाम सामने, हमने कहा ना अभी हम 3 मई को अंडमान निकोबार हम 7 GI एप्लीकेशन वहाँ फाइल करवाए थे। उसकी फिजिकल हियरिंग थी, वहाँ पे हम गए थे। फिर हम वहीं से सीधे जम्मू चले गए। जम्मू में GI 7 ग्रांट हो चुके थे। पोस्ट GI के लिए सेमिनार था, बताना था लोगों को GI के बाद क्या करना है। और फिर हम जम्मू से वापस लौटे। फिर अभी काशी में प्रवास रहा, इधर इलेक्शन तक कहीं गए नहीं थे। तो वो जो परिणाम सामने निकल के आते हैं, सारी थकान, सारा वो नई ऊर्जा मिल जाती है। सारा स्ट्रेस तो जैसे हम इसी बार अंडमान निकोबार से जब हम आए वहाँ से विजिट करके, और वहाँ पे जब ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई और GI के ऊपर में जब उनसे चर्चा हुई, और हमने उदाहरण देके बताया कि इन चीज़ों को यहाँ GI फाइल किया है, तो उन्होंने कहा कि जोशी साहब है वहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार में तो आपके हिसाब से तो 50 सैकड़ों चीज़ें हैं यहाँ। तो फिर उन्होंने 4-5 उदाहरण तो वहीं दे दिए तुरंत। अब वो जो जानकारी आपको मिली, फिर बाद वहाँ के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, चीफ सेक्रेटरी के साथ में हमारी मीटिंग हुई। फिर हियरिंग कंप्लीट हुई। हियरिंग के बाद में तमाम फीडबैक आए। अब वहाँ के लोगों के अंदर में एक अलग से उत्साह है, प्रशासन में भी, ऑनरेबल LG साहब के लेवल पे भी, समुदाय के स्तर पे भी। अब वो हमको खुद ही उत्पाद को चिन्हित करके बता रहे हैं, खुद ही बता कि ये संभावित है,
वाह। ये संभावित है। अब उसकी मेरिट कैसे निकालनी है, उसकी ओरिजिन क्या होगी, उसकी हिस्ट्री क्या होगी, उसकी ज्योग्राफी क्या होगी, वो हमारा काम है। स्पेसिफिकेशन, यूनिकनेस, वो हमारा काम है। तो वो जो परिणाम आया, तो ये नई चीज़ों को काम करने की और प्रेरणा देता है। बाकी ईश्वर की कृपा है, माता जी का आज भी पूरा आशीर्वाद है। पिताजी तो 2010 में नहीं रहे साथ में, लेकिन आज भी पूरा उनका आशीर्वाद, अपरोक्ष रूप से माता पिता का आशीर्वाद तो जीवन पर्यंत मिलेगा। वो रहे नहीं रहे, पिताजी का एकदम हमको आज भी पूर्ण रूप से महसूस होता है कि वो हमारे साथ हैं और हमको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। माता जी का आशीर्वाद अभी साथ में है। ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, यह भी एक स्टेज के का बताते कारण कि रिलीज होने का। हम 3 भाई एक ही मकान में एक साथ रहते हैं, सबके बच्चे, परिवार, सारे लोग। तो इसलिए घर में नमक के का पैकेट चाहिए कि नहीं चाहिए, उससे हमको मतलब नहीं है। खाना मिल जाता है। वो अभी मतलब नहीं है कि क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। और चूंकि पत्नी हमारी सबसे बड़ी बहू है, उनकी जिम्मेदारी अपनी है। तो 2 छोटे भाई हैं, एक फिजिक्स में प्रोफेसर है यूपी कॉलेज में, और जो उससे छोटे हैं वो जूनियर हाई स्कूल टीचर है। माता जी साथ में, सबके परिवार बच्चे, तो सब लोग साथ में रहते हैं। तो उसमें वो अभी शाम की चिंता नहीं, फोन नहीं आता है कि वो सब्जी लेते हैं। नहीं, हमने कहा था कि, तो हमें कई बार ये भी लगता है कि हम जो बाहर भारत में या विदेश में जो भ्रमण करते हैं इतना, तो भी हम निश्चित तरह से एकदम जो है कि कहाँ जाना है, कब जाना है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ समय तक जब नहीं जाते तो पत्नी कहते हैं कि आजकल लग रहा बाहर जाना है, तो आप क्या नहीं बन रहा है। तो ये जो है ना, ये जो निश्चिंतता है जी ठीक, वह भी हमें लगता है कि शायद विरासत में मिली है, क्योंकि पिताजी हमारे शुरू से ही समाज को लेकर के चलने का उनका जो कंसेप्ट रहा, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई किस पर, वो बहुत महत्व नहीं रख रहा है उनके लिए। हमारी इस ऑफिस में, ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन में 25 साल से, 26 साल से, 27 साल से वो काम कर रहे हैं। महिलाएं 25 साल से काम कर रही हैं, जबकि सब लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट मोड में काम करते हैं, स्वतंत्र है। मान लो कहीं ये नहीं कि कोई एग्रीमेंट नहीं किसी बीच में है, बोलते नहीं यही काम करेंगे। हमें लगता है कि शायद वो भी हमारे लिए बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरे, वो जो इनके ऊपर हमारी निश्चिंता है, हम निश्चिंत है। इस ऑफिस की चाबी 33 वर्ष में हमारे पास कभी, चाहे ये ऑफिस लाया या किसी किराए के मकान में भी लाया, वो 33 वर्ष हमारे पास कभी ऑफिस की चाबी नहीं रही कि कब खोलना है, कब बंद करना है, क्या करना है, नहीं, वो कोई मतलब नहीं। तो जो पूरा काम करने का जो तरीका वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज पावर डेलीगेट्स हैं, सबको इकोनॉमिक पावर पे डेलीगेट्स हैं। किसको क्या काम करना है, किसको कैसे करना है, किसको क्या करना है, वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। ये विश्वसनीयता है इसमें। कहीं हम इस मामले में भाग्यशाली हैं कि चाहे परिवार के स्तर पे या संस्था के स्तर पे जो लोग भी हैं एकदम विश्वसनीय है और सभी लोग समभाव से हैं। तो इसलिए वो एक परिवार है ये भी, या जो लोग भी हमारे साथ जोड़ते भी हैं। तो हमें लगता है कि शायद हम अगर अच्छे रहेंगे तो हमको अच्छे लोग मिलेंगे समाज में, और वो दिशा अच्छी मिलेगी और वो आगे चीज़ें बढ़ती जाएगी। तो यह भी एक हमें लगता है कि शायद इस चीज़ का करने का एक बड़ा कारण है, और हम निश्चिंत हैं। और दूसरे रहने वाले तो बनारस के नहीं, हम तो मिर्जापुर के हैं। चुनार के पास हमारा गाँव है जलालपुर माफी, यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है। गाँव की एक तरफ में शीतला जी का मंदिर है जी, गंगा जी के एकदम ठीक किनारे गांव हमारा है। लेकिन काशी में एक लंबे समय से, करीब 83 से हम हैं, तो शायद कभी कभी लगता है कि जो काशी वाली बस्ती जो है वो अभी साथ में हमारे घुल मिल गई है। और शास्त्रीय संगीत को सुनने का हमारा शौक बचपन से रहा है, और हमने भारत के लगभग जितने भी मूर्धन्य बड़े बड़े शुद्ध शास्त्रीय संगीत वाले लोग रहे हैं, चाहे पंडित भीमसेन जोशी रहे, पंडित कुमार गंधर्व रहे, या पंडित जसराज रहे, या हरिप्रसाद चौरसिया जी से लेकर के पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर तक, या बुद्धादित्य मुखर्जी के वादन से लेकर के, और भोजपुरी के एक वरिष्ठ नक्षत्र स्वर्गीय पंडित हरिराम द्विवेदी जी, जो हमारे मामा जी। शेरवा में हमारा ननिहाल है, एक विरासत के उसमें
वह भी रहा है, तो हमें लगता है कि साथ में उन चीज़ों को धीरे धीरे सुनना और कोई साहित्य पढ़ना, लिखना, चिंतन करना एक वो शौक है। लेकिन शास्त्रीय संगीत के प्रति हमारा और सुनने का गाढ़ा लगाव रहा है, विशेष करके जो क्लासिकल वोकल है। जी। लेकिन हमने इंस्ट्रूमेंटल में भी बहुत अच्छे अच्छे और दिग्गज लोगों को सुने हैं, साथ में बहुत करीब से बैठे हैं, एकदम साथ में बैठ कर के सुने हैं। तो वो हमें लगता है कि कई बार हम भी रात में जब देर तक हम काम करते हैं तो एक कुछ क्लासिकल वोकल लगा देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लगा देते हैं, सुनते रहते हैं जो है, तो हमें लगता है कि वो एक नई ऊर्जा उससे हमको मिलती है। और ईश्वर की कृपा है, पूरी कृपा है, भरपूर कृपा है। और हमें लगता है कि शायद यही कारण है कि अच्छे मित्र भी मिलते गए, अच्छे लोग भी साथ में जुड़ते गए, ये अभियान भी चलता गया। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है और जब तक इस कार्य के लिए जीवन दिया है, वो उसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हम आपसे यही अब आज्ञा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सुधांशु शो में आए और इतनी अच्छी विचार आपने शेयर किए। तो सभी दोस्तों से अब हम यहीं विदा लेते हैं, एक धन्यवाद के साथ सर कि आप हमारे साथ इतनी बढ़िया जानकारी शेयर की। नहीं, ये धन्यवाद नहीं, हम सुधांशु शो का भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि कम से कम इस शो के माध्यम से हमने जीवन में जो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है उसका शायद आप लोग उस बातों को दूसरे तक पहुंचाएंगे, तो शायद हो सकता है कि इसमें फिर कोई रजनीकांत पैदा हो जाए और वो आने वाले समय में कुछ रास्ते की धारा तोड़ सके। बहुत सुंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ। जी हाँ, तब तक सुनते रहिए और देखते भी रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।